Good morning, everyone. Yeah, be ready for prayer. Join your hands. Okay, beta. So be ready for the topic. टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब हम. लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने आपको जहां तक टॉपिक कवर अप करवाया है वहां कुछ होमवर्क पर हमने टॉपिक को रोका था. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूरा एग्जाम्पल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था और होमवर्क में कुछ 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने के लिए दिए थे. पर्पस क्या है उन सारे पॉइंट्स को सॉल्व करने का, उन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का, ये अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा. मैंने काफी स्ट्रेस दिया था इस बार कि आप इस होमवर्क को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो अगला लेक्चर आप प्रॉपरली कंफर्टेबली समझ पाएंगे. तो बेटा मैं सबसे पहले जो आप लोगों ने कंक्लूजन्स निकाले हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा. एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो भी का आपके पास कंक्लूजन आया है एक बार चेक कर लीजिए. वो सबसे सिंपल केस था. देयर इज नथिंग स्पेशल इन दैट एग्जांपल. H2 मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और डायमैग्नेटिक होगा. क्योंकि H2 मॉलिक्यूल का केस यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. H2 मॉलिक्यूल का केस कैसा होगा? इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल we shall have total electrons equals to 2. Electronic configuration will be sigma 1s2. Bond order will be 2 minus 0 by 2. That gives 1. There is no unpaired electron, so it is diamagnetic. और यदि हम इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर शो करें यहां पर, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s में है. इन दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन जब करेंगे ये, तो एक सिग्मा 1s ऑर्बिटल होगा और एक सिग्मा स्टार 1s होगा. मैं केवल हाइड्रोजन का लिखूंगा यहां पर और बाकी की हम एक समरी बनाने वाले हैं, वहां पर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कंडीशन कैसी होती है. तो बेटा ये रहा आपका एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल. जस्ट अ मिनट. बेटा क्या ये कंक्लूजन्स आप लोगों के मैच कर रहे हैं? सब कुछ सही है? ओके, वेरी नाइस. अब मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, हाइड्रोजन के अलावा बाकी 4 एग्जाम्पल, वो किसी खास पर्पस से दिए थे. आपने बहुत मेहनत की होगी उन्हें सॉल्व करने में. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में मेंशन भी किया होगा. फिर एमओ डायग्राम बनाकर बॉन्ड ऑर्डर निकालकर मैग्नेटिक बिहेवियर भी डिटरमाइन कर लिया होगा. अब उसका बेनिफिट क्या है ये सुनिए. बेटा डायटोमिक स्पीशीज में हम इस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपने एग्जाम्पल ट्राई किए हैं उसके जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यदि उतने ही इलेक्ट्रॉन वाली डायटोमिक स्पीशीज कोई और भी आप लेते हैं, आपको वही कंक्लूजन मेंशन आप कर सकते हैं, वही कंक्लूजन आपके अप्लाई हो जाएंगे जो आपने एक एग्जाम्पल पे निकाले हैं. वो कई सारे और एग्जाम्पल पर भी आप एज इट इज सोचकर लिख सकते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं. सो लेट अस कम टू द समरी. आप इसे इस तरह से ही लिखिएगा. एक समरी बनाइए फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. आगे मेंशन कर लें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. हमारे पास
समरी में कुछ हेडिंग्स लेना है हमें। एक समरी के फॉर्म में हम इसको मेंशन करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, गिव द हेडिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस स्पीशीज में जिसमें जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए एक फिक्स्ड बॉन्ड ऑर्डर की आपको वैल्यू मिली होगी। उस स्पीशीज का आपको एक फिक्स्ड मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता लगा होगा, उसे भी हम यहां पर समरी में इंक्लूड करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे तो बेटा डिसाइड होता है कि कोई पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक लास्ट कॉलम और लीजिएगा जिसमें आप एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे। अब सुनिए, जो आपने मेहनत की होमवर्क करने की, उसका आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। मैंने आपको टोटल 14 इलेक्ट्रॉन वाला एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया था। इट वाज नाइट्रोजन। अब जो जो कंक्लूजन आपने नाइट्रोजन के लिए निकाले हैं, खास बात सुनिए, कंक्लूजन में आपसे अभी पूछूंगा। नाइट्रोजन के लिए जो जो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं बेटा, वो एज इट इज NO पॉजिटिव, CN नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड और C2 डाई नेगेटिव, इन सब पे अप्लाई हो जाएंगे। आप सोचिए, ये हर स्पीशीज 2 एटम वाली और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन वाली है। नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8 मिलकर हुआ 15, और पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो 14 हुआ। कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 7, सो दैट मेक्स टोटल 13, और नेगेटिव चार्ज मतलब 1 मोर इलेक्ट्रॉन, हो गए टोटल 14। CO, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, so that makes 6 plus 8, that is 14. Then C2 डाई नेगेटिव, C2 डाई नेगेटिव, 2 कार्बन है, 6 plus 6 12, और डाई नेगेटिव चार्ज है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए बेटा। सो विद दिस, ये सारे केसेस में आपने जो N2 के लिए कंक्लूजन निकाला ना बेटा, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप विदाउट सॉल्विंग। जस्ट अ मिनट, सॉरी, विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बोल सकते हैं 3। ये आया या नहीं, देखें जरा, बताएं बेटा। यस, ओके। नाउ व्हाट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर, बताओ। N2 में क्या आया बेटा आंसर? डायामैग्नेटिक। Yes, it is diamagnetic. And if it is diamagnetic, that means there is no unpaired electron. तो आपने अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज एग्जाम्पल्स विच आर डायटोमिक एंड हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। आपको जो मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए थे, पर्पस उनका वही था कि अब आपके पास में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 इलेक्ट्रॉन वाला है। ये जो आपने सॉल्व किया है बेटा, ये NO था। NO में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनना था, उसमें आप क्या करते, एक तरफ नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते, एक तरफ ऑक्सीजन का, और बीच में NO का, क्योंकि यहां पर दोनों एटम डिफरेंट थे। तो खैर ये तो आपने किया ही होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हां, अब आप मुझे बताएं कि जो आपने NO के लिए कंक्लूजन निकाले वो क्या क्या है। बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा NO में? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। इट इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बेटा देखो, आपकी मेहनत जो आपने NO के लिए सॉल्व किया, वही N2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव, इन पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये भी डायटोमिक है और इनके पास भी 15 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। सो विदाउट सॉल्विंग एनी अदर एग्जाम्पल, आपने एक एक एग्जाम्पल यदि सॉल्व किया है तो आपके माइंड में मेरे हिसाब से पूरा वो पिक्चर फिट हो जाता है कि हमने इसमें
कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या क्या चीजों को फॉलो किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 16 इलेक्ट्रॉन वाला केस मैंने क्लास में आपको समझाया था, इफ यू रिमेंबर, जिसमें आपको रिजल्ट मिले थे बॉन्ड ऑर्डर 2, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। यह एग्जांपल जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का था। पर क्या यही एग्जांपल, आई मीन यही कंक्लूजन हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है यस। आप इसे OF पॉजिटिव और NO नेगेटिव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल डायटोमिक स्पीशीज विद टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, और आपके यही कंक्लूजन इन पर भी एप्लीकेबल हैं। बेटा मैंने आपको एक 17 इलेक्ट्रॉन वाला OF भी दिया था, जल्दी से बताओ बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर। वेरी नाइस, 1.5 और मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। एग्जाम्पल जो आपने बड़ी मेहनत से सॉल्व किया दैट इज OF, और उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं यहां पर और ऐड करता हूं, O2 पर -1 चार्ज। बेटा इस आयन को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। प्लीज डोंट फॉरगेट, इस आयन को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। सो that also has the bond order 1.5 and it is a paramagnetic ion. एक एग्जांपल आपने 18 इलेक्ट्रॉन वाला सॉल्व किया है। लिस्ट में देखिए, आपको मैंने एक F2 एग्जांपल दिया था। तो जो आपने F2 के लिए मेहनत की है वो और काम में आएगी, क्योंकि ये इमेज अब हमारे माइंड में फिट हो जाती है, और यही कंक्लूजन आप OF नेगेटिव या फिर O2 डाई नेगेटिव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। O2 डाई नेगेटिव पर बेटा इसे बोलते हैं परऑक्साइड आयन। ध्यान रखिए, ये है परऑक्साइड आयन। और इस तरह अब आपके पास व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, बताओ बेटा। यस, वेरी गुड बेटा। मैं लेकिन देख पा रहा हूं कि शायद 8 to 10 स्टूडेंट्स का आंसर आता है। सो आई डोंट नो, मैं इसीलिए बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि आपने जो बड़ी मेहनत की है, तो जिन्होंने मेहनत की है उनको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें अब फायदा मिलेगा। मैं लास्ट लेक्चर में इसके लिए आपको अवेयर कर ही चुका था कि आगे की बातें बहुत सारी अब कनेक्टेड है। तो यदि आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो आप हर बात को समझ पाएंगे। इसमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब आपको ये समरी हमेशा बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि यदि आपने एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है तो एक तो पूरा वो सॉल्यूशन आपके माइंड में थोड़ा रहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा है हमने, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है एंड ऑल दैट। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाला पिक्चर हमारे माइंड में होता है, और अब ये चीज हमें हेल्प कैसे करती है। तो मैं आपको एक पुराना पॉइंट रिकॉल करवा रहा हूं, और इसे आप मेंशन करिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाल लेते हैं, तो इस बात को आप कहां यूज कर पाते हैं? सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स present between the two atoms. Between the two atoms. इसे आप नोट करते जाना। If bond order, I repeat, if bond order is positive, the species are stable and can exist. जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर थेरोटिकली संभव है यदि आप ग्राउंड स्टेट के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कहीं ले जाते हैं, तो इसमें नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आने के भी चांसेस हैं, पर यह थेरोटिकली पॉसिबल है। एक्चुअली ऐसी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी।
इसके अलावा मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्टेबिलिटी, ये रिलेशन आपको पता ही होगा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स। फिर इसके अलावा मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड एनर्जी, ये बात भी आप जानते हैं। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो अगला रिलेशन मैंने लिख दिया। ये सब बॉन्ड पैरामीटर्स में ऑलरेडी हो चुका है बेटा, सो प्लीज फिनिश इट, राइट इट डाउन। नाबिल बेटा, जो आप रिपीटेडली यहां मेंशन कर रहे हो ना, ये सब टॉपिक हो चुके हैं। आई डोंट नो डिड यू अटेंड ऑल द क्लासेस और नॉट, बट दीज आर ऑल डन। यस, हैव यू ऑल नोटेड? एक बार मैं प्रीवियस जो कंक्लूजन्स मैंने मेंशन किए हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। सी दीज ऑल द कंक्लूजन्स जो आपको काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको हर बार एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि 14 से लगाकर 18 इलेक्ट्रॉन तक के कोई भी केसेस आपके सामने आएंगे। हाँ, इनके अलावा कुछ आता है तो आप सॉल्व करिए, अदरवाइज इन केसेस को आप डायरेक्टली इन कंक्लूजन्स के बेसिस पर कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जल्दी ही कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो उससे आपको यह एप्लीकेशन क्लियरली समझ में आएगा। जस्ट लुक एट दिस। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग निकले हुए कंक्लूजन्स हैं। ओके बेटा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले कंपैरिजन का क्वेश्चन है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि ये जो अभी तक की बात हुई और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये आपको कैसे मदद करता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, फिर टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of given property. इसमें आप ले लें सबसे पहले NO, N2, O2, F2, ब्रैकेट में मेंशन कर लें बॉन्ड ऑर्डर। एक सेकेंड कंपैरिजन लीजिए, NO, NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव, ब्रैकेट में मेंशन करिए बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करिए N2, O2, NO, कंपेयर करिए मैग्नेटिक मोमेंट, देन यू टेक NO नेगेटिव, O2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, कंपेयर करिए तीनों आयंस की स्टेबिलिटी।
और एक फिफ्थ कंपैरिजन और रखता हूं मैं, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डाई नेगेटिव। इसमें आप कंपेयर कर लीजिए बॉन्ड लेंथ। पांच कंपैरिजन है, 2.5 मिनट का समय है, 2.5 मिनट्स टू सॉल्व विद दिस। स्वप्निल, ओनली दोज केसेस जो मैंने आपको बताए बस उतने ही आपको रिलेट करने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी लिमिटेड लेवल पर है हमारे सिलेबस में। आस्था सॉल्व ऑल द केसेस इन योर नोटबुक, फिर आखिरी में कंपेयर करेंगे हम। डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग द आंसर्स इन चैट, रादर फिनिश ऑल द 5। नाबिल, पता है बेटा मुझे अबाउट दैट टॉपिक बोर-नेबर साइकिल, वो करवा दिया जाएगा। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट आता है, सो इट्स नॉट अ बिग इश्यू। वैसे भी वो अभी आप सिर्फ नोट ही कर पाएंगे उस चीज को समझने के लिए, तो आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक लगेगा। और बाकी के जो ढेर सारे टॉपिक आप बता रहे थे, यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो अपनी कॉपी में देखिएगा। डायपोल मोमेंट, बॉन्ड पोलैरिटी वगैरह, इन सब के कॉन्सेप्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट, ये सब पहले हो चुके हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के साथ। बॉन्डिंग की ल्यूइस थ्योरी तो बिगिनिंग में ही करवा दी गई थी बेटा। ये मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा उतना पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा। मैग्नेटिक मोमेंट मेजर्स द मैग्नेटिक बिहेवियर। यस, हैव यू ऑल डन? वैष्णवी, बताना पड़ेगा बेटा, जो जितने ऑर्बिटल आपने एटॉमिक ऑर्बिटल रखे हैं उनसे बनने वाले सारे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके डायग्राम में होना चाहिए, भले ही वो खाली हो, भरे हो, जैसे भी हो। यस, हैव यू कंप्लीटेड ऑल? करेक्ट आंसर्स देखिए बेटा, करेक्ट आंसर्स फॉर ऑल दीज। बॉन्ड ऑर्डर में F2 में 1 होता है, O2 में 2 होता है, NO में 2.5 है और N2 में 3 है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो यहां पर NO नेगेटिव आएगा सबसे कम, NO उससे ज्यादा, NO पॉजिटिव सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसका हायर बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो 2, 2.5 और 3 इस ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर है इनका, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं सीखा होगा यदि फॉर्मूला। तो यदि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है तो डायामैग्नेटिक है, और नॉन जीरो वैल्यू आती है तो पैरामैग्नेटिक है। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए आंसर देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम आएगा N2 का, फिर NO का आ जाएगा, फिर O2 का आएगा, क्योंकि 0 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड और 2 अनपेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड का नंबर 0, 1 और 2, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। स्टेबिलिटी, देखिए अब ये टॉपिक बहुत इजी हो गया।
एप्लीकेशन लेवल पे, प्रोवाइडेड आपने पिछली सब बातों को अच्छे से समझा, पेशेंस रखा, तो ये सब आसान है। ये मैंने इनको स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए ऑर्डर में रख दिया। अब इनकी स्टेबिलिटी मैंने बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट की। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका 2 है और इसका 3 है। सो जस्ट चेक दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जेई में आ चुका, ये चारों स्पीशीज में। सबसे कम बॉन्ड लेंथ आनी है O2 प्लस में, उसके बाद O2 में आएगी, O2 माइनस में आएगी इसके बाद, और O2 डाई नेगेटिव में होगी। बेटा प्लीज कीप इन माइंड, ये O2 नेगेटिव जो होता है ना, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ये सुपर ऑक्साइड आयन है और ये परऑक्साइड आयन है। तो बेटा जनरली मेटल्स के ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जब हम कंपेयर करें, एक्चुअली ऑक्सीजन पे -2 चार्ज वाले आयन को हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इन आयंस को यदि हम कंपेयर करें तो मेटल्स के ये कंपाउंड्स में जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, परंतु ऑक्साइड और परऑक्साइड ये डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि मेटल आयन मतलब किसी भी मेटल के ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड को जब आप कंपेयर करेंगे कि कौन डायामैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, तो आप पहले ये चेक कर लें कि उसका मेटल आयन कैसा है। मैक्सिमम केसेस में जो मेटल आयन होते हैं, स्पेशली जो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, वो डायामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव आयन वाला पार्ट है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग कंपाउंड का नेचर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं ये बात आप एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल देखो बेटा, पोटेशियम इज नोन टू फॉर्म K2O, K2O2, KO2. In all these compounds, now I break each of these formula into the respective ions. I break them into their respective ions. अब मैं यहां पर इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कहूं तो पोटेशियम आयन डायामैग्नेटिक है। आपको कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है तो उसके आयंस को अलग कर लें और दोनों को इंडिविजुअली चेक कर लें। इसका आयन डायामैग्नेटिक, इसका आयन डायामैग्नेटिक, इसका आयन पैरामैग्नेटिक। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल, ओवरऑल कंपाउंड, ये दोनों डायामैग्नेटिक होंगे और ये पैरामैग्नेटिक होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट हैज बीन रिटन। इसका यहां पर बॉन्ड लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये टॉपिक, ये कंपैरिजन तो कंप्लीट हुआ एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है उनके लिए ये सारे आंसर्स बहुत इजी रहे होंगे, तभी मैंने टाइम लिमिट्स भी बहुत कम रखी थी। ये अब एक नई चीज मैंने और जोड़ दी है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड आयन कहलाता है, ये परऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड। तो इन आयंस के नेचर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर से पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता है कि इन आयंस के मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होंगे एंड अकॉर्डिंगली आप कंपाउंड्स के टाइप बता सकते हैं। ये जो पहला कंपाउंड आप देख रहे हैं ये पोटेशियम ऑक्साइड है। दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड जिसे आप बोलते हैं। दिस इज पोटेशियम परऑक्साइड and the last one is potassium superoxide. So this is about their magnetic behavior. Tell me, could you understand it? It's very simple. हाँ जी, okay. बेटा अब मैं टॉपिक में कुछ और जानकारियां देनी है मुझे आपको, उनके लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर थोड़े और बीच में प्रैक्टिस पॉइंट्स लेते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। तो एक खास बात देखिए इस टॉपिक में, अब अभी टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी चीजें और अंडरस्टैंड करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम आपके पास बना हुआ है।
या नाइट्रोजन भी आपने बना लिया होगा। जरा नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम सामने रखिए अपनी कॉपी में। बेटा अब मैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से एक्सप्लेनेशन को यहां पर रखता हूं। N2 मॉलिक्यूल, ये एग्जांपल आप अपने सामने रखिए प्लीज, और जरा चेक करिए आपने इसे सॉल्व करते वक्त टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 रखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और क्या इस जगह पर आपने पाई 2px पाई 2py ये रखे थे? यदि नहीं तो आपने कुछ गलत किया। इसके बाद सिग्मा 2pz आएगा। ये मैंने पहले ही लिखवाया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, तो आपको सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा रखनी है और पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम रखनी है। अब बेटा जो आपने एमओ डायग्राम बनाया होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन तो अब पूरे हो गए, तो ये ऑर्बिटल्स खाली है, ये ऑर्बिटल खाली है। ये देखिए, दीज आर ऑल वेकेंट ऑर्बिटल्स। इन्हें हम डायग्राम में भी शो करते हैं। ठीक, अभी हम यदि इसी को एक एमओ डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, ये बढ़ता हुआ एनर्जी ऑर्डर है, दो तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। तो एक तरफ नाइट्रोजन का डिटेल, दूसरी तरफ दूसरे नाइट्रोजन का डिटेल, और बीच में मॉलिक्यूल के डिटेल्स, ये सब हम मेंशन करते हैं। करेक्ट है? तो एक बार चेक कर लो। अब मैं ऑर्बिटल ऐसे शो कर देता हूं, ऐसे भी रख सकते हो आप, इजी टू रिप्रेजेंट होता है, इसलिए जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक नाइट्रोजन का केस हो गया 1s2 2s2 2p3। दूसरे नाइट्रोजन का केस भी ऐसा ही तो था, उसके पास भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब एटम्स खत्म हुए, मॉलिक्यूल बना, तो क्या क्या हुआ? एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s, फिर एक सिग्मा 2s। अब आप एनर्जी लेवल देख लेना, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं उनके कनेक्शन। तो ये 1s दोनों 1s से नीचे है, और ये 1s एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए दोनों से ऊपर दिखाया है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, तो सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है। इधर बेटा डायग्राम में भी आपको इस बात का ध्यान रखना था कि ये पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल्स हो गए। फिर सिग्मा 2pz, ये ऑर्बिटल यहां आएगा, और इसके बाद एंटी बॉन्डिंग पार्ट में ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये ऑर्बिटल्स आपने बनाए हैं। सिग्मा स्टार 2pz भी है यहां पर। और अब बेटा मैं रखता हूं इनमें इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन को हमने रखना स्टार्ट किया, बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया, ऑर्बिटल्स को नीचे से फिलअप करना मैंने स्टार्ट किया है, और हम यहां तक पहुंचे। ये वाला पार्ट क्लियर है या नहीं? मुझे क्लियरली अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसको फिर से बना लेते हैं, है ना, क्लैरिटी कम लग रही थी। तो ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा आपसे कि यहां पर पाई ऑर्बिटल्स लेने थे आपको, पाई 2px पाई 2py, क्योंकि बेटा अपने 14 इलेक्ट्रॉन तक के केसेस में इनकी एनर्जी हमने कम रखी है, और ये सिग्मा 2pz है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए मैंने। आई थिंक अब ये ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। बॉन्ड ऑर्डर ये भी कर लेते हैं पूरा एक काम। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिवाइडेड बाय 2 आपने किया। मैं बस एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूं, ये वाला नाइट्रोजन वाला, इससे मैं आपको टर्मिनोलॉजीज वगैरह और एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको इजी बनाने के लिए मैंने ये सब कुछ फिर से ड्रॉ किया। तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप हर बार बॉन्ड एमओ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करेंगे, तो पर्पस इतने से भी सॉल्व हो जाएगा। बट फिर भी कुछ एग्जाम्पल आपने डिटेल में सॉल्व किए हैं तो ये निश्चित ही आपको हेल्प करता है। अब बेटा यदि इस केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप चाहें तो डायग्राम से भी चेक कर लो, बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 4 6 सॉरी 2 4 एंड 4 8 प्लस 2 10। आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं, नॉन एस्ट्रिस्क ऑर्बिटल्स जितने भी हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने हैं, और स्टार मार्क्ड ऑर्बिटल में, एस्ट्रिस्क मार्क्ड ऑर्बिटल्स में ये नंबर आएगा 4। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, बस यही तो है बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आ गई। अब सुनिए इसमें कुछ खास बात, ये एमओ डायग्राम तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये सारी चीजें कि आपने सॉल्व की हुई है ना, कॉपी में सामने नोटेड ये सब कुछ होगा ही आपके। बस यदि डायग्राम में ये चीज आपने गलत की है तो इसको करेक्शन कर लो। इसमें सिग्मा ऑर्बिटल को ज्यादा एनर्जी लेवल पे रखना है। कारण मैंने पिछली बार रीजन नहीं बताया था कि 14 इलेक्ट्रॉन तक इस सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ क्यों जाती है। बेटा इसको होना नीचे चाहिए था, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन तक के केसेस में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसका कारण है कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट जो ऑर्बिटल होता है सिग्मा 2p z, ये s ऑर्बिटल के काफी क्लोज होता है, इसे बोलते हैं sp मिक्सिंग। s ऑर्बिटल से प्रैक्टिकली ये काफी क्लोज है, और उसके कारण क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल हो गए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, मतलब यहां तक के इलेक्ट्रॉन से इनका रिपल्शन बढ़ जाता है। तो रिपल्शन बढ़ जाने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसे आप एक हायर एनर्जी लेवल पर शो करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको एक वर्ड में बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। 14 इलेक्ट्रॉन तक के केसेस में एसपी मिक्सिंग का मतलब है कि सिग्मा 2p z वाले इलेक्ट्रॉन्स का 2s इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्शन फील होता है उनको, तो पाई से भी ज्यादा एनर्जी के लेवल पर ये चला जाता है ऑर्बिटल। अदरवाइज इसे होना चाहिए नीचे, मतलब जो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का केस है दैट इज एक्चुअली द नॉर्मल केस। इसकी वजह बनी है sp मिक्सिंग। सो रिमेंबर द वर्ड sp मिक्सिंग। जो 14 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं स्पीशीज, उनमें sp मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2p z की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। अब कुछ और पॉइंट्स पे आप फोकस करिए। अब आती है एक और खास बात, इधर देखें बेटा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ये वाला जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, दिस वन, ये कहलाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द फुल फॉर्म इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन शॉर्ट वी कॉल इट होमो। सिमिलरली हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है बेटा, तो एनर्जी के मामले में सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है, तो दैट इज कॉल्ड एज होमो। इन अ सिमिलर वे यहां पर ये वाले जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं, ये सबसे कम एनर्जी के खाली ऑर्बिटल है, तो इनके लिए एब्रीवेशन होता है ल्यूमो। द वर्ड ल्यूमो स्टैंड्स फॉर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो आपके पास में नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम वगैरह बना हुआ है उसमें ये लेबलिंग भी कर लीजिए और टर्म्स को पूरा भी लिख लीजिए। बेटा देयर इज नथिंग लाइक कोई थ्योरी गोपाल, बस आप मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन तक एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग का मतलब ही है कि सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s भी, हाँ ऑफ कोर्स, ये सिग्मा 2p z ऑर्बिटल से ज्यादा रिपेल होते हैं, तो सिग्मा 2p z की एनर्जी बढ़ जाती है।
Yes, I am repeating the term HOMO stands for highest energy occupied molecular orbital. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ल्यूमो का मतलब है लोएस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. LUMO, ल्यूमो. कभी कभी क्वेश्चंस में जैसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो मैंने दिया ना कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने का, वो तो होता ही है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं. वहां वो क्वेश्चन पूछने के और भी तरीके निकाल लेंगे. तो आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होमो कौन सा होता है, एंड दे विल गिव यू ऑप्शंस. सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार. बन गए ऑप्शंस. अब आपको तय करना है. तो आपको यदि ये पूरी अंदर की कहानी पता है, आपने होमवर्क पूरा किया है, तो आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी. दे आस्क यू डायरेक्टली होमो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होमो कौन सा होता है. अब जरा चेक करिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होमो क्या है. पाई स्टार है बेटा. हां जी, पाई स्टार है. बेटा एसपी मिक्सिंग मैंने अभी तो रिप्लाई दिया. आप लोग किसी और स्टूडेंट के क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते हैं जिसका मैं रिप्लाई दे रहा हूं. जो आपने एनर्जी का ऑर्डर लिखा है ना, वही उसका रिजल्ट है. एसपी मिक्सिंग का मतलब है द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2p z ऑर्बिटल इज मोर देन दैट ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py. ये लिख लीजिए यदि आपको लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा. एसपी मिक्सिंग का मतलब है द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज मोर देन that of pi 2px and pi 2py. तो प्रशांत एसपी मिक्सिंग ऑक्सीजन में नहीं होती है. अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है. कहा ना मैंने कि वहां रिपल्शन ज्यादा हो जाता है. लिखिए बेटा, मैं बोल देता हूं जिन्हें रिपीटेडली आपकी डिमांड यही आ रही है. चलो लिख ही लो एसपी मिक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है. मैं फिर से बोल देता हूं स्टेटमेंट. In diatomic species up to total 14 electrons, in diatomic species up to total 14 electrons, the energy of sigma 2pz, the energy of sigma 2pz is more than that of pi 2px and pi 2py. Is more than that of pi 2px and pi 2py. आरुष फॉर्मूला बताया है मैंने. अभी स्क्रीन जब लास्ट में शेयर करूंगा तब देखिएगा. जितना बोल्ड लेटर्स में आपने लिखने की कोशिश की अपना प्रॉब्लम, उतना बोल्ड तरीके से आपने लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो मैंने फॉर्मूला दिया था इसका. यस, आई एम रिपीटिंग. up to 14 electron species, the energy of sigma 2pz is more than that of pi 2px and pi 2py due to more repulsion,
and this is sp mixing. This is known as sp mixing. बेटा प्रशांत, जो मैंने अभी लिखवाया उसको रीड करो जरा। जो चीज जस्ट लिखवाई जाती है उस पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। आप पूछ रहे हैं कितना सिली क्वेश्चन है कि O2 में लगेगा या नहीं लगेगा। माय डियर, सेंटेंस कहां से शुरू किया? होमोल्यूमो टर्म एक बार और सुन लीजिए। हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन? लोएस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो कहलाता है। मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाले को होमो बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन सबसे कम एनर्जी वाला हो वो ल्यूमो कहलाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सिग्मा पी ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ये होमो है, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ल्यूमो है। ऑक्सीजन देख लो, कम से कम क्लास में जो लिखा था वो तो आपके पास नोटेड ही होगा। ऑक्सीजन में पाई स्टार होमो है, सिग्मा स्टार ल्यूमो है। कुड यू अंडरस्टैंड? बताइए। ओके बेटा, नाउ आई कंटिन्यू विथ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें अब हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। सो प्लीज गिव द हेडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे आपने कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में यह सीखा है कि s एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p एटॉमिक ऑर्बिटल डंबल शेप्ड होता है, तो वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप्स कैसे होते हैं? तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेंशन करिएगा। बेटा ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया उसमें ये लाइन एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। जस्ट वेट, फिर से ड्रॉ करते हैं। डायसेंट्रिक बताना होते हैं इनको, तो ये डायसेंट्रिक मतलब दो पोजीशंस दिखाई जाती है इस तरह से, तो ये डायसेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। और ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो सिग्मा 1s या सिग्मा 1s या सिग्मा 2s ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह। इधर मैं कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का भी रिप्रेजेंटेशन दूंगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ड्रॉ करना है पहले तो आप इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा। वेट, तो ये हो गए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s, ये एंटी बॉन्डिंग है। अभी इन्हें रीड कैसे करना है, अभी और इसमें कुछ बातें बची हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद
ये रिप्रेजेंटेशन जो अभी आपके सामने है ये सिग्मा स्टार 2pz का है। फिर आगे एक और रिप्रेजेंटेशन, ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये पाई 2p x या फिर पाई 2p y होगा। शेप उनके ऐसे होंगे। और अब जो आप देख रहे हैं ये पाई स्टार 2p x या पाई स्टार 2p y का शेप ऐसा होगा। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने एक और चीज सीखी होगी, वेव फंक्शन का साइन यहां पर रखा जाता है जब हम ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा आपको एक इजी फॉर्मेट बताऊं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि कई चीजों पर आप उतना कई बार फोकस भी नहीं करते हैं। तो एक p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ऐसा डंबल शेप बनाने के बाद क्या ये चीज सीखी है कि इसमें प्लस माइनस ऐसे वेव फंक्शन के साइन दिखाए जाते हैं। That means the situation is just comparable to that कि क्रेस्ट और ट्रफ जैसा एक वेव को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था, वैसी सिचुएशन यहां होती है। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं जब ये बनते हैं तो इनमें ऑर्बिटल्स के साइन जो वेव फंक्शन के होते हैं ये सेम रहते हुए बनते हैं। मैं आपको इसका एक कंपैरिजन याद दिलवाता हूं, देखिएगा फिर से कि जब आप सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन के साथ में इनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखेंगे इनका, सो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये इनका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस बता रहा हूं। तो आप ये दो केस देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको चीजें अब थोड़ी समझ में बेटर आ जाएंगी। अभी ये एंटी बॉन्डिंग का केस भी मैंने ड्रॉ किया। लाइक दिस। और इसमें मैं अब वेव फंक्शन के साइन शो कर देता हूं जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में यदि सीखे हो। देखिएगा यहां पे क्या होता है बेटा, अपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन के साथ इस तरह से फॉर्म होता है, लाइक दिस। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and this is destructive interference. कंस्ट्रक्टिव में बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव में बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, दो p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा p बना है और ये सिग्मा स्टार p बना है। जहां जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम वो बताती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उस एक्सिस के अलोंग है। और पाई में क्या होता है, आई कम बैक टू दिस ऑल, इसमें इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां पर आप सभी दूर वेव फंक्शन के साइन प्लेस करिए। ये प्लस होगा, इधर एक प्लस माइनस आएगा, यहां प्लस, ये दोनों माइनस। यहां पर ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करें, सॉरी, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करवाऊंगा कि इनको, ये सब जो हमने ड्रॉ किए हैं इनका क्या मतलब है। इन पे कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, लाइक दैट। इसको एक लाइन के थ्रू भी कनेक्टेड दिखाएं हम। यस, कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले तो हमें ये सारे डायग्राम्स पता होने चाहिए कि हाँ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप्स ऐसे होते हैं।
कंप्लीटेड दिस मच, लिखा ही आपने? कंप्लीटेड बेटा? ओके, ये मैंने जो 2p ऑर्बिटल है ना, सिग्मा और सिग्मा स्टार, इसको एक्सप्लेन आगे किया है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने, और उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल वो लिया है। वैसे सभी एस और पी में भी इसी तरह से होगा। पाई वाले में परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन ऑर्बिटल्स को आप ऐसा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर शो करने वाले हैं। तो अभी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेव फंक्शन के साइन होते हैं प्लस माइनस, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एज वी हैड मेंशन्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट गिव्स मोर हाइट ऑफ द क्रेस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर न्यूक्लाई के बीच में बढ़ जाता है। मैं आपको अभी जल्दी ही बीएमओ और एएमओ के डिफरेंसेस लिखवाता हूं, उससे आप इन सारी चीजों को इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि बीएमओ और एएमओ इधर जो हमने बनाए उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, और राइट हैंड साइड में आपने सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं। तो आइए इनके लिए डिफरेंसेस लिखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। पहला, BMO is the result of constructive interference of electron waves। इधर पहला पॉइंट आ जाएगा, AMO is the result of destructive interference of electron waves। its energy is less than the combining AOs, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इधर आ जाएगा its energy is more than the combining atomic orbitals। Electrons in BMO increase the stability। इधर तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स इन AMO डिक्रीज द स्टेबिलिटी। मैंने पूरे सेंटेंस नहीं लिखे हैं पर आपको पूरे लिखना है। साइन ऑफ वेव फंक्शन is same for AOs, इधर साइन ऑफ वेव फंक्शन
is opposite for the atomic orbitals. इधर आ जाएगा more probability of finding electrons is between the nuclei इधर आ जाएगा less probability of finding electron is between the nuclei. इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी रीजन न्यूक्लाई के बीच में बढ़ता है जब बीएमओ होता है, और एएमओ में यह कम होता है. इसे आप डायग्रामेटिकली चेक भी कर सकते हैं. बीएमओ में जो हिस्सा बताया है जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो न्यूक्लाई के बीच में है, और एएमओ में ये अवे है, बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है. एक लास्ट पॉइंट और, लेस नंबर ऑफ नोड्स आर एसोसिएटेड विद बीएमओ. एएमओ में आएंगे मोर नंबर ऑफ नोड्स आर एसोसिएटेड विथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. नोड को लेकर अभी हमने जो डायग्राम बनाए हैं ऑर्बिटल डायग्राम, इनको हम अभी एक छोटा सा पॉइंट उसमें और ऐड करने वाले हैं जो नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा. नोडल प्लेन्स, इनफैक्ट नोडल प्लेन मतलब द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो. बॉन्डिंग में हमने जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपको याद होगा एलीन का एग्जांपल लिया था, अल्कीन का एग्जांपल लिया था, तो मैंने आपको नोडल प्लेन के बारे में वहां पर भी बताया ही था, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा ही होगा, राइट? सो हैव यू नोटेड दीज पॉइंट्स? ओके, चेक करिएगा हर पॉइंट को. आपने जो इधर जो ऑर्बिटल्स के शेप्स बनाए हैं इनसे आप रिलेट कर पाएंगे. एक पॉइंट में बेटा ऐड करता हूं, ब्लू कलर्ड नंबर ऑफ नोडल प्लेन दिखाएगा, जो नंबर हम लिखने वाले हैं. नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स मतलब द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो. इधर जीरो होता है बेटा, इधर वन होता है. बिटवीन द न्यूक्लाई एक नोडल प्लेन आएगा, इसमें फिर से जीरो आ जाएगा, इसमें फिर से वन आएगा, इसमें वन आएगा. जो परपेंडिकुलर प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो जैसे px है मान लीजिए, तो पाई px ऑर्बिटल के लिए जो yz प्लेन होगा वो नोडल प्लेन होगा, और उसी के एंटी बॉन्डिंग में एक्चुअली दो नोडल प्लेन बन जाएंगे. क्योंकि यदि वो पाई x ऑर्बिटल है, पाई टू px है, पाई स्टार टू px रादर, तो yz प्लेन नोडल प्लेन तो है ही, एक बिटवीन द न्यूक्लाई भी नोडल प्लेन बढ़ जाता है. तो ये जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हैं ये हर जगह पर मैंने ब्लू पेन से लिखे हुए हैं. नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स. बेटा यह थ्योरी अपने सिलेबस में बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन तक ही है, एटॉमिक नंबर 10 तक के केसेस. तो आपको इतने ही ऑर्बिटल्स की हमेशा जरूरत रहेगी. तो यदि किसी को कोई बात कम भी समझ में आ रही हो तो ये वैल्यू आप याद रखें, इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, पर हां बस इतने ही एग्जाम्पल्स तो हैं जहां पर ये आपको सोचना है. तो नोडल प्लेन होता है द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो. समझना इज फार फार बेटर देन किसी चीज को याद रखना, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप क्या क्या चीज याद रख लोगे, बल्कि आपको उनके कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए. सो एनी टाइम यू कैन आइडेंटिफाई कि यहां नोडल प्लेन कितने हैं, या फिर यहां पर बिटवीन द न्यूक्लाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कम है, लाइक दैट. तो ये इमेजेस आपके माइंड में जब रहती है तो आप जरूर सारे पॉइंट्स को जो अभी हमने डिफरेंसेस में बताए उनको आप हमेशा रिकॉल कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे. बेटा एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है.
ये एक सिमेट्री ऑपरेशन है जिसका एप्लीकेशन जेई लेवल पर नहीं है, पहले सुन लीजिए ध्यान से, परंतु इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको टेस्ट्स में भी देखने को कई जगह मिल जाएंगे अपने, और जेई में अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एक छोटा सा लेवल है जिसमें हम ऑर्बिटल्स को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिरेड और अनजिरेड टर्म्स का यूज होता है। तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा और इनमें ऑर्बिटल कौन सा जिरेड है, कौन सा अनजिरेड है, ये कैसे देखना है ये भी बताऊंगा। सो कम टू दैट। जी फॉर होगा जिरेड, ये एक सिमेट्री ऑपरेशन से डिसाइड होगा, और यू फॉर होगा अनजिरेड। जिरेड और अनजिरेड, ये एक सिमेट्री ऑपरेशन को लेकर पॉइंट है। जिरेड और अनजिरेड, समझिए ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसका एप्लीकेशन क्या है ये हमें जानना नहीं है, आप केवल टर्म्स जान लें कि कौन से ऑर्बिटल को जिरेड कहा जाता है और कौन से को अनजिरेड कहा जाता है, क्योंकि ये वेव इक्वेशन से रिलेटेड है। और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही देखा होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अब यदि उसको एटम में समझना मुश्किल है और अप्लाई करना मुश्किल है, जेई के लेवल पर वो नहीं है इंक्लूडेड इन द सिलेबस, उनके एप्लीकेशन, राइट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है ये तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ही वहां से स्टार्ट हुआ है। तो मॉलिक्यूल में जाकर यह जो कॉन्सेप्ट है वेव इक्वेशन का, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ फिर जो मॉलिक्यूल के लिए वेव इक्वेशन बनेगी, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होगा। तो फाइनली हम एक छोटे से कंक्लूजन को ड्रॉ जरूर कर पाएंगे। जिरेड और अनजिरेड क्या होता है, आप हर ऑर्बिटल को समझिए, हर ऑर्बिटल को 180 डिग्री से हॉरिजॉन्टली रोटेट करिए एंड फॉलोड बाय वर्टिकली रोटेट करिए। 180 डिग्री के एंगल से फ्लिप करना है दो तरह से, ठीक है। आप एक बार हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दीजिए 180 डिग्री के एंगल से, और वर्टिकली भी फ्लिप कर दीजिए। और फिर ये दोनों फ्लिपिंग कर लेने के बाद आप सोचें कि वेव फंक्शन का साइन जो जहां प्लस है वहां प्लस ही रहा, और माइनस है तो माइनस ही रहा, तो उसे जिरेड बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और यदि ये बदल जाए तो वो अनजिरेड होता है। फिर से, मुझे पता है उधर आपने लिख ही दिया होगा, एक बार और सुनिए बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप, ये जितने भी ऑर्बिटल्स अभी हमारे सामने हैं, बस इन्हीं के लिए हमें तैयारी करनी है। आप इनको एक सिमेट्री ऑपरेशन दीजिए, मतलब इनको अपसाइड डाउन ऐसा 180 डिग्री से टर्न कर लीजिए, पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, या पहले वर्टिकली टर्न कर लीजिए फिर हॉरिजॉन्टली टर्न कर लीजिए, पर दोनों करना है आपको, वन फॉलोड बाय अनदर, ठीक है। तो आप 180 डिग्री से फ्लिप करेंगे, हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया, वर्टिकली फ्लिप कर दिया। अब आप ये देखें कि जहां प्लस पहले था वहीं पर अभी भी है, या प्लस की जगह माइनस आ गया। तो साइन यदि वही रहते हैं तो जिरेड सिमेट्री, और बदल जाते हैं तो अनजिरेड होता है। आइए देखते हैं बेटा, इसे मैंने ऐसा फिर ऐसा फ्लिप किया, फाइनली आंसर जिरेड। इसे मैंने ऐसा फ्लिप किया तो अभी वेव फंक्शन का साइन नहीं बदला है, पर मैं ऐसा फ्लिप करूंगा तो वेव फंक्शन का साइन बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एम आई राइट? तो ये अनजिरेड है। मैं रुकता हूं, बाकी चारों के आंसर आप निकाल के बताइए। 1 2 3 4 ऐसे बताना है, 1 2 3 4, जल्दी से सोच के देख के बताओ। कुशाग्र गलत है बेटा, मैं गलत वालों को ही ज्यादा नोटिस करता हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। आंसर, ये जिरेड है,
ये अनजिरेड है, करेक्ट है या नहीं? ऐसे फ्लिप किया, फिर ऐसे फ्लिप किया, नो चेंज। इसको ऐसे फ्लिप किया, ऐसे फ्लिप किया, तो प्लस की जगह माइनस सारे और माइनस की जगह प्लस हो जाएंगे। इस केस में इसको फ्लिप करिए, देन ऐसा फ्लिप करिए, बेटा ये अनजिरेड आ रहा है और ये जिरेड आएगा। सो दिस इज अ सिमेट्री ऑपरेशन जो आपको जानना था। बेटा जिरेड अनजिरेड मैंने और नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स ब्लू ग्रीन इनसे जो लिखे हुए हैं आप एज इट इज नोट करें, इसमें और कुछ लिखवाने का नहीं है। ईच ऑर्बिटल हैज बीन मेंशन्ड एज अ जिरेड और अनजिरेड। तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको समझा ही दिया है। एंड फॉर ईच ऑर्बिटल द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर ऑल्सो मेंशन्ड। सो बी रेडी। मैंने जो आपको आज एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना बेटा, ये ऑर्डर वाला, दिस वन, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट लेवल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कोई क्या पूछेगा तो एक सबसे सिंपल लेवल ये था। अब इसके बियॉन्ड, जैसे जेई वाले बोर्ड्स में इसके आगे नहीं जाते, जेई मेन में भी इतने पर काम हो जाता है कि आपको ये समरी वगैरह याद है और आप आंसर दे पाएंगे। पर यदि आप एडवांस लेवल तक की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद में जो जो मैंने बताया ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वन की होमोल्यूमो वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से हर क्वेश्चन में ये चीजें डालेंगे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होमो कौन सा होता है, ल्यूमो कौन सा होता है। ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होते हैं। अब वहां पर ऑप्शन दे दिए, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बोर्ड लेवल और जेई मेन लेवल की बात हो गई कि हाँ ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। पर जेई एडवांस लेवल की मैं बात करूं तो दे विल आस्क यू कि ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। चेक करिए आपके पास है आंसर, इट विल बी पाई स्टार। उस क्वेश्चन को और ट्विस्ट देना है कि द होमो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, सो इट विल बी पाई स्टार ऑफ कोर्स वंस अगेन। और ट्विस्ट देना है तो यह पूछा जा सकता है कि द ऑर्बिटल सिमेट्री इज अनजिरेट फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब एक एक लेवल बढ़ रहा है, अनजिरेड है, जिरेड है, ऑर्बिटल सिमेट्री अभी आपने देख ही लिया है इस पॉइंट को। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन बताए ना बेटा, वो दो अनपेयर्ड है, तो इट हैज अ जिरेड सिमेट्री, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। तो क्वेश्चंस इस तरह से थोड़े ट्विस्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बताइए यहां तक किसी को कुछ पूछना है? इफ नॉट तो मैं आपको एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा अभी। I'll share all the slides, don't worry. These are the points of differences for BMO and AMO. सम्यक आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। N2 में जिरेड अनजिरेड पूछेंगे तो लास्ट ऑर्बिटल दे लेते हैं या डिलीट है, क्या लिखा है आपने, पता नहीं।
आई कुडंट गेट बेटा. बेटा एनर्जी ऑर्डर नाबिल ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो चुका, आप थे या नहीं? मुझे तो आपका नाम आज ही दिख रहा है. इज इट योर फर्स्ट लेक्चर नाबिल? बेटा यदि आप कोई भी लेक्चर्स मिस कर रहे हैं तो कोई भी हक नहीं है आपको बीच में फिर कि ये क्या है वो क्या है पूछने का. सबसे पहले आपको वो बैकअप पूरा करना चाहिए, बैकलॉग जो आपने क्रिएट कर लिया है वो पूरा करना चाहिए. ठीक है ना? क्योंकि सारी चीजें 1 to 1 कनेक्टेड है. मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बड़ा हिस्सा पिछले लेक्चर में भी कवर अप करवा दिया था और बाकी पोर्शन भी अब कंप्लीट हो चुका है. सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं. प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस. एक्सप्लेन. नंबर 1, H2 exists but He2 does not. Next, the loss as well as gain of one electron in an O2 molecule separately decreases the magnetic moment. Next, when O2 loses electron, the bond length is decreased, but when N2 loses electron, the bond length is increased. Next, बेटा ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी क्वेश्चन की लिस्ट में आप ऐड करके रखो, क्योंकि कॉपी में भी आपके रिकॉर्ड में ये सारे क्वेश्चंस जब रहते हैं और आप रिवीजन करते हो तो क्वेश्चंस और उनके आंसर को भी आपको हमेशा रिवाइज करना चाहिए. तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है. CO प्लस हैज बॉन्ड ऑर्डर 3.5. जी हां, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर 3 से ऊपर नहीं जाता है, बट दिस इज द केस जहां CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है. C2 has a positive bond order according to
molecular orbital theory, but it does not exist. It does not exist. बेटा इसमें फोर्थ वाला आपसे नहीं बनेगा, अभी से बोल रहा हूं मैं, लेकिन बाकी के जरूर बनना चाहिए। फोर्थ वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सीक्वेंस में। यस, कैन वी स्टार्ट डिस्कशन? आपने ट्राई कर लिए हैं क्वेश्चंस? दे आर ऑल इजी, वेरी सिंपल। ओके, प्लीज चेक दिस। H2 मॉलिक्यूल में बेटा जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप तो आना है 1, और He2 मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आएगा 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब इट कैन नॉट एग्जिस्ट, और बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब यस इट एग्जिस्ट। नाउ इसके बाद लॉस एज वेल एज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन O2। सो O2 मॉलिक्यूल हैज 2 unpaired electrons. So when it loses electron or it gains electron, so only one unpaired is left. One unpaired is left. लॉस में अनपेयर्ड एक कम हो जाएगा और गेनिंग में अनपेयर्ड की पेयरिंग हो जाएगी। सो दैट्स वेरी सिंपल। ये केस एक अच्छा केस है। जब आप O2 से इलेक्ट्रॉन निकालें और O2 प्लस बना लें तो यहां बॉन्ड ऑर्डर रहता है 2 और यहां हो जाता है 2.5। जबकि आप जब N2 से इलेक्ट्रॉन निकालकर N2 प्लस बनाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 से 2.5 हो जाएगी। तो एक केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है जबकि एक केस में बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। यह फर्क है। अब सवाल यह है कि ऐसा भी क्यों हुआ कि एक केस में तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और एक केस में कम हुआ? तो प्रॉब्लम यह है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, यहां जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था वो ऑर्बिटल अलग है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फर्क है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का फर्क कुछ ऐसा है कि यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला था, और यहां जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं आप वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव करते हैं। सो वी गेट अ डिफरेंस लाइक दिस, वी गेट अ डिफरेंस लाइक दिस। क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड इट हैपन कि एक केस में
बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ रही है और एक केस में घट रही है, क्योंकि बेटा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो होमो से होता है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल से, इसलिए ऐसा होगा। फोर्थ वाले का मैं आंसर लिखवाता हूं, इसे आप नोट करके रखिए। फोर्थ वाले का आंसर, in the molecular orbitals of carbon monoxide, sigma star 2s becomes HOMO and the loss of an antibonding electron and the loss of an antibonding electron increases the bond order, या gives the bond order 3.5. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्पेशल केस है जिसमें कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से तो ये उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से होता है। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमने सिंपल एप्लीकेशंस के लेवल तक देखा है, तो CO पर्टिकुलरली आपको फाइनल रिजल्ट तो वही देता है जो N2 में आए, मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर, डायमैग्नेटिक एंड ऑल, पर इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होता है वो N2 जैसा ना होकर एक डिफरेंस आता है कि इसमें सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहां पर लिखकर बताऊंगा, ये आप भी नोटेड रख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 + 8 मतलब 14 तो है, परंतु अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखें। इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। अब आ जाता है इसमें पाई 2px, पाई 2py, 4, सिग्मा 2pz 2 और सिग्मा स्टार 2s 2। ये वाला केस है, इसे होना यहां था, पर this becomes the highest energy occupied molecular orbital. So this is highest energy occupied molecular orbital और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और अपना फॉर्मूला क्या कहता है? अपना फॉर्मूला है Nb - Na/2 बॉन्ड ऑर्डर। सो दैट वे कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है। लास्ट एक और चीज थी बेटा यहां पर, C2 has positive bond order according to molecular orbital theory, but it does not exist. रीजन समझना इसका भी, इसे हटाता हूं मैं। केस ऑफ C2 भी देखिए, C2 molecule, total electrons are 12. Let us distribute them. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px, pi 2py, 4 electrons. That's all. अब जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, एक बार मैं इसको इस तरफ फिर लिख देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर इज Nb - Na/2। जब आप ये अप्लाई करोगे तो बेटा यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आनी है दैट विल बी 2, और वो 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा इनकी वजह से, क्योंकि यहां तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतने ही एंटी बॉन्डिंग है, तो एक तरह से उनका इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो जो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आता है
वो बॉन्ड ऑर्डर 2 का कारण बनते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब बेटा इस पर बेस्ड एक बिगनर्स बॉक्स है और उस बिगनर्स बॉक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड बिगनर्स बॉक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद में आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। सारे बिगनर्स बॉक्सेस के आपको डिटेल सॉल्यूशंस ग्रुप पर सेंड कर दिए गए हैं और एक्सरसाइजेस के भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर आपके यदि कोई डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो आप अपने अपने रिस्पेक्टिव मेंटर्स से डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। हर टेस्ट के पहले जब जब भी बॉन्डिंग आता है अप टू क्लास 12 के टॉपिक्स तक, तब आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करना चाहिए, इंक्लूडिंग दीज ऑल क्वेश्चंस। जैसे बीच में जो क्लास में करवाए गए हैं, मैंने बीच में कई सारे असाइनमेंट्स भी दिए थे जिनको क्लास में डिस्कस किया है, वो सब आप थ्योरी का पार्ट मानकर चलेंगे। एक ही कॉपी में सारा रिकॉर्ड आप रखेंगे, ये वाला जो स्पेशली क्लास के क्वेश्चंस करवाए गए हैं या होमवर्क विच वाज डिस्कस्ड इन क्लास ओनली, उनको भी आप थ्योरी के रिकॉर्ड में ही साथ में रखिए। हर टेस्ट के पहले रिवाइज करिए क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और काम में ये बहुत समय तक आता रहेगा। कई चीजें आपको समय के साथ और अच्छे से समझ में भी आएंगी, राइट? सो विथ दिस केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक इज कंप्लीटेड। आज के वर्क को मैं एक बार आपसे फिर से शेयर कर लेता हूं। बोर्ड वर्क फ्रॉम द बिगनिंग देख लीजिए एक बार। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने बताया, फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी हमारे पास है। मैंने कहा था कि बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन 11th 12th का लेवल और जेई मेन इस समरी से काफी हद तक बन जाएंगे आपके क्वेश्चंस, पर हमें एडवांस लेवल तक पहुंचना है तो कुछ और बातें भी जरूरी है, जैसे कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये जानना कि कंपाउंड्स के नेचर को कैसे पहचानना होता है, होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इसके बाद ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल्स के शेप्स, नोडल प्लेन्स, जिरेट अनजिरेट सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, बीएमओ एएमओ का एक एग्जांपल की एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे बनते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन बीएमओ एंड एएमओ। इसके अलावा ये कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थोड़े से एक स्टेप और आगे जाकर फ्रेम किए थे हमने। इधर उन दो क्वेश्चंस का मैंने आंसर डिटेल में भी बता दिया आपको कि CO प्लस एक एक्सेप्शन है जहां 3 से एक्सीड कर रही वैल्यू 3.5 आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की, और C2 बॉन्ड ऑर्डर तो पॉजिटिव देता है लेकिन बॉन्ड दोनों पाई बॉन्ड आ रहे हैं और इसीलिए ये नॉन मॉलिक्यूल नहीं है। सो दिस फिनिशेस केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक। सॉल्व कैसे क्या करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक के जो आपके टॉपिक्स बाद में आएंगे वो होगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स और एस ब्लॉक की केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।